बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारे पास उस एनर्जी को कहते हैं, वो कम से कम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो हम इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे फिर? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन लीडिंग टू प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसमें हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमारे पास एक्सप्लेनेशन में जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एक नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे। सपोज करें रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद अब वो दो चांसेस हैं, या वो प्रोडक्ट बनाएंगे या वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास अगर वो क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स जो हैं रिएक्टेंट के वो आपस में कोलाइड करते हैं और उसके नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनता, जैसे आए टकराए और वैसे ही वो वापस चले गए, इस तरह की कोलिजन्स को हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। और दूसरी हमारे पास जो कोलिजन्स हैं वो हमारे पास कहलाती हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। ऐसी कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आए, टकराए और टकराने के बाद प्रोडक्ट बन गया। जब वो प्रोडक्ट बन गया तो हमारे पास इस तरह की कोलिजन्स को क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स। अब इफेक्टिव कोलिजन्स जो हैं इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं कि हमारे पास वो दो कंडीशंस का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? वो ये कहता है कि प्रॉपर जो हमारे पास ओरिएंटेशन होना चाहिए, वे ख़ास सिमत में जो है वो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराएंगे तब ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो ख़ास डायरेक्शन से नहीं टकराएंगे, किसी रैंडम डायरेक्शन में टकराएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और दूसरा ये है कि उसके पास क्या होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। कम से कम वो इतनी एनर्जी के साथ आपस में टकराएं कि प्रोडक्ट बन जाए। अगर हमारे पास उस एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से कहते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी कम होगी, वो चाहे प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराएं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो इसके बाद हमारे पास वो ये कहता है कि हमारे पास इसमें जो है वो टेम्परेचर जो है वो भी इसमें रोल प्ले करता है। किस तरह से? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स जो पहले जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रखते थे, टेम्परेचर बढ़ाने से वो भी एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर लें, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएँ। तो इस तरह से वो कहता है कि अगर हमारे पास कुछ सफिशेंट टेम्परेचर हो तो हमारे पास क्या होगा? इफ़ेक्टिव कोलिजन्स की तादाद ज़्यादा होगी और जो हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और थोड़े से वक्त के अंदर जो है तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर लो हो, मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो, तो रिएक्शन जो है वो लॉन्ग टाइम के अंदर जाके जो है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि उसके अंदर इफ़ेक्टिव कोलिजन्स की तादाद जो है वो बहुत कम होगी। इसके बाद हम वक्त बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के बारे में कि हमारे पास जब ये कोलिजन होती है और कोलिजन होने के बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या होता है। इसमें हम बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट की। ट्रांजिशन स्टेट को समझने के लिए हमने सपोज किया कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, एक हमारे पास A2 है और दूसरा हमारे पास B2 है। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिएक्टेंट हैं। अब ये हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन से एक्टिवेशन एनर्जी के साथ आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। यहाँ पे नीचे इक्वेशन की सूरत में ये दिखाया गया है कि हमारे पास यहाँ पे ए मॉलिक्यूल, जिसे हमने अलहदा करके लिखा है A बॉन्डेड विद A प्लस B बॉन्डेड विद B, कि हमारे पास ऊपर A2 है, नीचे B2 है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने पे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं। अब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या करता है कि पहले वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और नए वाले बॉन्ड बन रहे हैं। अब यहाँ पे तवज्जो करें, यहाँ पे जो स्टार्ट के ऊपर A और A में जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और A और B के दरमियान ये बॉन्ड जो है वो बन रहा है। जितने परसेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उतने परसेंट बॉन्ड बन रहा है। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जितने परसेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उतने परसेंट बॉन्ड बन रहा है। तो लिहाजा ये तमाम जो हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अटैच्ड हो जाते हैं और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसलिए ट्रांजिएंट स्टेट के लिए होता है। ट्रांजिट मीन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उसके लिए ये बनता है। इस वजह से इसे ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं और इसे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी कहते हैं। और इस एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कुछ ही वक्त तक रहता है और उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये हमारे पास यहाँ से ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने से प्रोडक्ट बनेगा AB प्लस AB।
तो हमारे पास यहाँ पे फिर हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज ए अनस्टेबल कम्बिनेशन ऑफ ऑल एटम्स इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन फॉर विच द एनर्जी इज मैक्सिमम। ये यहाँ से जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज एंड डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट्स इमीडिएटली सिंस इट हैज़ ए ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस। ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस बहुत कम वक्त के लिए जो बनता है उसे ट्रांसिएंट कह सकते हैं। That's why it's also called transition state। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो ये डेफिनेशन जो है वो हम लिखेंगे, साथ ये वाली जो हाइपोथेटिकल हमारे पास या सपोज्ड जो हमारे पास इक्वेशन है ये हम लिखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि एनर्जी चेंज जो है वो किस तरह से होता है। उस एनर्जी चेंज को बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एनर्जी चेंज को समझने के लिए हमारे पास वो ये कहता है कि एनर्जी चेंज एट द टाइम ऑफ कोलिजन्स। उसमें वो ये कहता है कि हमारे पास सपोज करें दो हमारे पास रिएक्टेंट के मालिक्यूल हैं, कि ये मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। ये बातें हमने चैप्टर 6 में पढ़ी थी कि जब दो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, दे स्लो डाउन्स, द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एंड द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। सेम वही उस यहाँ पे बात की गई है कि व्हेन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू each other at the time of collision they slow down, collide and fly apart again। और उसमें क्या होगा, if the collision is effective then the molecules fly apart are chemically different। chemically different होने का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट बन चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, अदरवाइज द सेम मालिक्यूल जस्ट बाउंस बैक। अगर हमारे पास इनइफेक्टिव कोलिजन होगी तो वो इसी तरह से रिएक्टेंट बाउंस बैक हो जाएंगे, इसमें कोई चेंज है नहीं आएगा। व्हेन द मालिक्यूल स्लो डाउन जस्ट बिफोर द कोलिजन देयर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज and the result in the corresponding increase in their potential energy। This process can be understood with the help of diagram। इस डायग्राम में यहाँ पे देखें, नीचे एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट प्रेजेंट है। ये रिएक्टेंट जैसे जैसे एक दूसरे के करीब आए उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती गई। एक वक्त आया जहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। हमारे पास जब इन्होंने ये सारा कुछ किया तो इस करने के दौरान हमारे पास वो वाला पॉइंट जहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया और वहाँ तक जहाँ तक इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हुई, इस गैप को हम कहते हैं, इस चेंज इन एनर्जी को जो है वो हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और हमारे पास दूसरी चीज़ जो यहाँ पे वो प्रेजेंट है वो क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के दरमियान ये वाला जो गैप है इसे हम डेल्टा एच कहते हैं, जिसे हम इंथाल्पी चेंज कहते हैं, ये प्रेजेंट है। अब यहाँ पे दो तरह के ग्राफ हैं, एक हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ग्राफ है और एक हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ग्राफ है। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्सप्लेन फॉर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो हायर एनर्जी पे होते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास लोअर एनर्जी पे होते हैं। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट हमारे पास लोअर एनर्जी पे होते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास हायर एनर्जी पे होते हैं। लिहाजा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में देखें रिएक्टेंट जो हैं वो हायर एनर्जी पे होने की वजह से उनकी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के साथ जो डिस्टेंस है वो कम है, लिहाजा इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। लेकिन हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, रिएक्टेंट लो एनर्जी पे हैं और एक्टिवेटेड हाई एनर्जी पे है, लिहाजा यहाँ पे गैप ज़्यादा है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। अब हमारे पास जब हमने ये भी एक्सप्लेन कर लिया कि हमारे पास इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी का जो चेंज है वो किस तरह से होगा, वो चेंज को डिस्कस करने के बाद हम वो कहते हैं कि हमारे पास जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बात करते हैं, ये एक पहाड़ी है, ये एक हमारे पास हिल है। अब हमारे पास वो रिएक्टेंट जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस पहाड़ी को क्रॉस कर सकें, वो हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और जिनके पास हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होगी वो यहाँ तक आएंगे और उसके बाद वापस नीचे आ जाएंगे और इस तरह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए वो रिएक्टेंट जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस पहाड़ी को क्रॉस कर सकें, वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट में चले जाएंगे और वो उनका प्रोडक्ट बन जाएगा। और जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी वो यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक आने के बाद यहाँ से ही वापस, और इसके बाद
एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए यहाँ पे जो एनर्जी हिल जो है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पे इसलिए हमें कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इस पहाड़ी को चढ़ने के लिए, और इस वजह से ये एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा हिल को क्रॉस करना होता है। तो जिसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी वो यहाँ से वापस आ जाएगा और वो दोबारा रिएक्टेंट ही रहेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने फिर क्या देखा, द रिएक्टेंट रीच द पीक ऑफ कर्व to perform activated complex EA is the energy of activation and it has a potential energy hill between the reactant and product। और इसको मैं यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विच हैव प्रॉपर, यहाँ पे विच आना है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, विच हैव प्रॉपर एनर्जी विल बी एबल टू क्लिम्ब अप द हिल एंड विल गिव प्रोडक्ट। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, colliding molecules whose kinetic energy is less than the activation energy will fail to climb up the hill, fall back and chemically unchanged। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए देखेंगे। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास लो है, और हमारे पास इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लो होती है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होती है, और इसमें जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। बेटा ये सारी बातें हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं। यही बातें हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे देखिएगा ये प्रोडक्ट हमारे पास लोअर एनर्जी पे हैं देन रिएक्टेंट, और इन दोनों के दरमियान जो ये गैप है, इस गैप को डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। चूँकि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए जो डेल्टा एच का साइन है वो नेगेटिव होता है। और दूसरी तरफ हमारे पास अगर हम बेटा देखें एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, उसमें हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज़ हायर। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो हायर है रिएक्टेंट से, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि पॉजिटिव है। और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जो यहाँ पे बेटा क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस बड़े पहाड़ को जो है वो ऊपर से क्रॉस करना होता है, इसलिए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अब इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में हमारे पास वो पहला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसके लिए, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, उसमें कहता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये वाली जो बात है इसको अगर हम समझना चाहें, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, जिस तरह से इनमें बिठा लें, फिर हम ग्राफ से समझते हैं इसको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कम है और रिवर्स रिएक्शन के लिए ज़्यादा है। अब जरा ऊपर देखिएगा, यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम फॉरवर्ड बात करेंगे तो ये पहाड़ी छोटी सी है, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम है। लेकिन अगर हम इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स फिर किस तरह से होगा, रिवर्स हमारे पास इस तरह से होगा कि वो यहाँ से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, तभी यहाँ से जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी जो रिवर्स है उसके लिए ज़्यादा होगी। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास कंक्लूजन का पॉइंट है वो है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, दोबारा से ऊपर ग्राफ में देखते हैं तो ग्राफ में हमारे पास देखिएगा कि यहाँ पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये एनर्जी बिहिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है और ये ज़्यादा है। लेकिन इसी को अगर हम बैकवर्ड के लिए देखना चाहें तो बैकवर्ड के लिए हमारे पास कितनी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो सिर्फ इतनी सी होगी और वो बहुत कम होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों के लिए हमने एक्टिवेशन एनर्जी को देखा और यहाँ पे इन दोनों को कंक्लूड भी किया। ये थी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। सारे के समरी ये है कि वो कम से कम एनर्जी जो कि हमारे पास ज़रूरी है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और इसकी शराइत क्या है, शर्त ये है कि जो रिएक्टेंट हैं वो इस प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे, और जब वो टकराएंगे तो उनके टकराते वक्त उनकी जो एनर्जी है वो कम अज़ कम जो है
जो वो होनी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, और उस एनर्जी से जब वो टकराएंगे, टकराने के नतीजे में वो कुछ देर के लिए एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे। वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, थोड़े अरसे के लिए होगा, फिर वो डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बना देगा। इस सारे को अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो हमारे पास वो ग्राफ में ये कहता है कि मॉलिक्यूल जब करीब आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने से बेटा क्या होता है कि वो हमारे पास एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की शेप में चले जाते हैं। अब वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक पहुंचने की एनर्जी जिनकी होगी, जो उस पहाड़ी को क्रॉस कर सकेंगे, वो प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अब उसमें दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये सारी बातें उल्ट हो जाएंगी। ये था बेटा आज का लेक्चर, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।